विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता। रास्ते में वो पल्लवी को उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय बचता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो चुकी थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई बनाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताइए आज कैसी बनी है? अम्मी, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो जायकेदार ही होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ अम्मी, मैं जब आपके हाथ की बनी मच्छी अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि तेरी अम्मी बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही लजीज बनाती हो पन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में फरोख्त करूँ। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ, तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले रोज अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। ताजी ताजी मछलियाँ आज की पकड़ी गई, बिल्कुल ताजी मछलियाँ। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा गमगीन हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की फरोख्त अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की जानिब चल पड़ी। अगले रोज भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और उन्हें फरोख्त करने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई रोज तक चलता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना बनाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ चुका था कि उसकी बीवी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? कि मछलियाँ फरोख्त करके कुछ पैसे कमाऊंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों की बजाय अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। तुम जायकेदार मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम कीमत भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही खरीदार खींचे चले आए। ताजा मछली है ना?
हाँ, आज सुबह ही पकाई है। ठीक है, मुझे 1 प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को 1 प्लेट मछली भात दे दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी 1 प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की जानिब चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रख दी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? आप खाइए तो बताती हूँ। वो लोग जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने उन लोगों को आज का किस्सा सुनाया। मैं कहता था ना कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा खत्म हो गया। क्या? और उस रोज से अपर्णा की मछली भात का कारोबार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाने लगा मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचने लगे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का कारोबार चल पड़ा और थोड़ी ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। शुभम और रवि दोनों भाई थे। उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी बीवी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी बीवी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि स्त्री का काम किया करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाया करते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय मैं अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई रंजिश न थी। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भाईजान कल सुबह घर पे मुर्गा पकाने वाले हैं, आ जाना आप। हाँ, तेरी भाभी से छुप कर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी मुर्गा पका दूंगी। ना 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 ना, ऐसा ना करना। मैं अपनी बीवी को बखूबी जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुपा कर तुम्हारे हाथ का जायकेदार खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय पेश की और फिर ढाबे का काम शुरू किया। खरीदार आने लगे। बाजी, 2 चाय और 1 ऑमलेट पाव। ठीक है भाईजान। साधना किचन संभालती और शुभम खरीदारों को। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जी जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू, तुम्हारे जैसी बहू हर खानदान को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भाईजान, कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक तरह के नहीं होते, वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है। गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा करा दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ, मेरी छोड़ो। तुम दोनों के लिए मैं बेहद खुश हूँ
ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया जेठ जी। भाईजान, कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ का पकाया जायकेदार मुर्गा कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी बीवी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू, बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी पेश करती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना पेश किया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए नोश फरमाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक रोज शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भाईजान, मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ। आप जरा साधना का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है। रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं चला जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना तन्हा संभाल लेगी भाईजान। हाँ हाँ, मुझे इल्म है, लेकिन मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भाईजान। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला गया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो, मैं हूं ना। थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे गुफ्तगू भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि यकायक गैस खत्म हो गई। अरे रे रे रे, ये भी अभी होना था। क्या हुआ बहू? जी जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है। अब मैं क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक और मसाला, प्याज, मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपने दुकान से एक नई इस्त्री लेकर आया। इस इस्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तुमने वो बिजली से चलने वाला चूल्हा देखा है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये इस्त्री है। तुमने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस इस्त्री पे डाल दो। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने इस्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब इस्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी इस्त्री पर अंडे का ऑमलेट घोलकर डाल दिया और वो अंडा पकने लगा। देखा? करीब 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे, ये कैसा ऑमलेट है? मुसल्लस शक्ल का। ये नया है भाईजान, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत लजीज लगा। जायका तो बहुत खूब है और शक्ल भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहक ने भी उस त्रिकोण ऑमलेट का ऑर्डर दिया। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट चाहिए। मुझे भी। साधना इस्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाती गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर लगा मजमा देखकर हैरान रह गया। अरे, ऐसा मजमा क्यों? ये मजमा जेठ जी के इस्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। स्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को इस्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बयां किया। अरे देख, मुसल्लस ऑमलेट खाने के लिए कितना मजमा लग गया है। वाह भाईजान, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक रोज रवि अपने घर पर नोश फरमा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के मुतालिक सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतना मजमा लगा रहता है ना कि कभी कभी ख्याल आता है कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते।
मेरे पास भी बहुत पैसे होते शुभम की तरह। क्या हम एक मर्तबा शुभम से इसके मुतालिक बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप कह दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो दिल ही दिल में बेहद खुश था। वो तो कब्ल से ही यही चाहता था। कुछ रोज बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा चलाने लगे। स्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि उनका बिखरा हुआ खानदान भी फिर से एक हो गया। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे फर्ज अदा करती थी, लेकिन फिर भी हमेशा प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बड़ा ही जायकेदार खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ उसकी कुव्वत में नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने को दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तो उसको दफा करो। मेरी छोटी बहू से मिलो, संध्या। ये ग्रेजुएट भी है और मुलाजमत भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही है। एक रोज की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों काफी फिक्र में नजर आ रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर गैर कानूनी है और जल्दी ही वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर गैर कानूनी कैसे होगा? मालूम नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के अदालत के चक्कर शुरू हो गए। कुछ माह गुजर गए। आखिर अदालत ने फैसला कर ही दिया। आप लोगों का घर गैर कानूनी है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के कदमों तले जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही रोज विजय अजय के पास आया। भाईजान, मुझे कंपनी की जानिब से एक फ्लैट मुहैया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्लैट थोड़ा छोटा है। उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे थे कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता है। वो बगैर कुछ कहे ही हामी भर देता है और अगले ही रोज विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पर ले लिया और दूसरी जानिब उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। अजय बहुत ही उलझन में था। आप क्यों रो रहे हैं? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, लेकिन उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कब्ल से भी बेहतर मुलाजमत हासिल होगी। लेकिन किराया भी तो देना पड़ेगा ना। इतने सारे खर्चे तब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप फरोख्त कर सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं। तुम बजा फरमा रही हो। प्रज्ञा ने सारी बात अपनी सास मधुमती को बताई। तुम बजा फरमा रही हो बहू, मुश्किल के वक्त हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हम क्या खाने की चीज फरोख्त कर सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ कब्ल ही फरोख्त होता है। हम कुछ न कुछ अलग तो तलाश ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो कब्ल ही फरोख्त हो रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दें? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे फरोख्त करें? वैसे तरकीब बुरी नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और फरोख्त भी बहुत होगा। वाकई? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया
वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े मजे से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बहुत खूब, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने शौहर और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे की तरकीब अच्छी लगी। अगले ही रोज प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। बाजी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा की अजमेइश, खाकर तो देखो, बहुत मजेदार होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो लाजवाब है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, हरगिज नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और खरीदार प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय खरीदारों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो अम्मा। सुबह से खरीदार आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन खरीदार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने रोज बाद अजय और मधुमती की शक्ल पे खुशी आई थी। अब उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगले रोज प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से कबल ही खरीदार खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और खरीदारों को देती जा रही थी। अगले कई रोज तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक रोज की कमाई मेरे आधे माह के पगार जितनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्दी ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। खरीदारों में इजाफा होता ही जा रहा था और साथ ही उनके मुनाफे में भी। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट अदा किया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा है, ये सोचकर कि तुम तालीम याफ्ता नहीं हो, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि तुम क्या हो। तुम्हारा हुनर और ख्वाहिश तालीम से कहीं ज्यादा बढ़कर है बेटा। तुम अजय की मदद करना चाहती थी और तुमने कर दिया। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली मर्तबा उसे गले से लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत।